नीतीश कुमार आज जो कर रहे हैं उसकी भूमिका 2013 में ही तैयार हो गई थी और इसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जो आज पानी पी पी कर नीतीश और बीजेपी को कोस रहे हैं। आपने देखा ही होगा दोस्तों कि जब से नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का साथ छोड़कर एनडीए के साथ मिले हैं, जब से उन्होंने फिर से बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से तमाम तरीकों की थ्योरी चल रही है कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, कैसे बीजेपी ने नीतीश को मनाया, क्या कुछ ऑफर किया गया, क्या लेन देन हुआ। कोई ये बता रहा है कि नीतीश अगले साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद लोकसभा जाएंगे, तो कोई ये कह रहा है कि नहीं, नीतीश आगे भी मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे। लेकिन ये कोई नहीं बता पा रहा कि 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से नीतीश कुमार ही नहीं, बिहार को भी वो नहीं मिला जो मिल सकता था। कौन थे वो लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? 15 दिनों पहले तक नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता थे। 13 जनवरी को जब इंडिया अलायंस की वर्चुअल मीटिंग हुई तो नीतीश कुमार उसमें सबके साथ शामिल हुए थे। वही अब बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गए। देखिए, एक बात जो सब कह रहे हैं वो ये कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाया जाना था और जब उनको कन्वीनर नहीं बनाया गया तो वो नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने इंडिया अलायंस से संबंध तोड़ने का फैसला कर लिया। साथ ही ये भी सच है कि नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को बनाने में सबसे पहले आगे बढ़कर काम किया था। वो अपने तौर पर नवीन पटनायक से लेकर ममता बनर्जी तक और अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम दूसरे नेताओं से मिलने गए और सबको इस बात के लिए राजी किया कि बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बनाया जाए। और बाद में जब इस गठबंधन में उन्हें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी गई, यहाँ तक कि जब इंडिया अलायंस के नेता बनाए जाने की बातें हुई तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया और नीतीश कुमार कहीं बहुत पीछे रह गए। तभी से नीतीश कुमार इस बात को लेकर नाराज थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इससे भी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब भी एक बार देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले हुए थे। इंडिया अलायंस में भी उनकी सक्रियता की वजह यही थी। वो ये सोचते थे कि अगर बीजेपी को चुनौती देने के बाद इंडिया अलायंस चुनाव जीत कर आता है तो उन्हें प्रधानमंत्री पद का मौका मिल सकता है। और ये सपना नीतीश ने आज नहीं देखा था, 2013 में देखा था। क्यों और किसके कहने पर, इसकी भी एक पूरी कहानी है। देखिए, दुनिया के हर देश में एक ऐसा वर्ग रहा है जो अपने स्टेटस, अपने पैसे, अपनी उच्च शिक्षा की वजह से अलग रहा है। ये लोग बड़े बड़े क्लबों में, होटलों में, टूरिस्ट स्पॉट्स में, कॉन्फ्रेंस में और हवाई जहाजों में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अपने जैसे लोगों की इनकी एक अलग दुनिया होती है। ये आपस में ही एक दूसरे से बातें करते हैं और बैठकर दुनिया की हर समस्या सुलझाने का दावा करते हैं। इनमें पुराने आईएएस अधिकारी, डिप्लोमेट्स, वकील, बिजनेसमैन, पत्रकार और नेता शामिल रहते हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही है। इनको कभी लुटियंस गैंग, कभी इलीट, तो कभी लिबरल गैंग के नाम से पुकारा जाता रहा है। इस देश में कोई भी सरकार रही हो, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, हर जगह इस ग्रुप के लोगों का कब्जा रहा है। जैसे जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड में पढ़े तो उनकी दोस्ती माउंटबेटन से रही। भले ही भारत ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम रहा हो, लेकिन माउंटबेटन से दोस्ती की वजह से नेहरू की वहां पर पहुंच रही। यही हाल इंदिरा गांधी का रहा। बाद में इंदर कुमार गुजराल भी इसी क्लब का हिस्सा रहे। पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी इस गैंग का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इसकी इज्जत करते थे, इनकी बातें सुनते थे और अपने फैसलों पर सलाह इसी समूह से लेते रहे थे। सोनिया, राहुल, प्रियंका, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, उमर अब्दुल्ला और यहाँ तक कि मोदी सरकार के मंत्री रहे अरुण जेटली तक इस समूह का हिस्सा थे। ये सब लोग कभी लोधी गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते तो कभी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में चाय के लिए मिलते रहते थे। तो ये लोग ये तय करते थे कि कौन आदमी किस काम के लायक है, किसको कौन सा पद मिलना चाहिए और हर सरकार में इनके लोग रहते थे।
जब 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया तो इन लोगों को एक झटका लगा। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार में लिखा है कि जब बीजेपी ने ये फैसला किया कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी, तो बीजेपी के इस फैसले के बाद इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डिनर हो रहा था, जिसमें पूर्व आईएएस और वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन से पूछा कि सर, आपको क्या लगता है अब नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए। इसके बाद अमर्त्य सेन ने ये कहा कि नीतीश कुमार के पास वैसे तो कई विकल्प हैं, लेकिन इज्जत वाला विकल्प एक ही है। वो विकल्प ये था कि नीतीश बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को तोड़ें और बाहर निकलकर खुद को प्रधानमंत्री पद के तौर पर प्रोजेक्ट करें। अब नीतीश कुमार इस गैंग का हिस्सा नहीं थे, वो जनता से जुड़े नेताओं में थे और बिहार में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन नीतीश दिल्ली में मंत्री रह चुके थे और ये जानते थे कि इस गैंग की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तो उन्होंने इसी विकल्प को चुना। लेकिन नीतीश कुमार का वो फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि 2014 में जब चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी चुनकर आ गए। अब इस गैंग को शुरू में तो ये लगा कि मोदी कुछ समय तक अपने मन की करेंगे, लेकिन फिर वापस उनकी बात सुनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ नीतीश तब तक इस सपने को बड़ा बना चुके थे। वो बिहार के सुध छोड़कर इस जुगाड़ में रहने लगे कि सपना पूरा कैसे हो। इसीलिए उन्हें जब कोई मौका दिखता कि सपना पूरा हो सकता है तो वो उसी तरफ आगे बढ़ चलते, लेकिन जब लगता कि ये दूर है तब तक उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, तो वो उसी तरफ चल पड़ते। इसी वजह से आज नीतीश और बिहार दोनों में से कोई भी शुरुआत के अच्छे नतीजों के बाद भी आगे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। तो वास्तव में नीतीश को इस जगह तक पहुंचाने के लिए यही लुटियन गैंग जिम्मेदार है, जो कि बीजेपी से खफा है और अब बीजेपी के साथ साथ नीतीश पर भी हमलावर है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, ताकि हमारा परिवार बड़ा हो सके। नमस्कार।